हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है हम अभी इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स और साथ ही साथ ज्योग्राफी करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख रहे हैं पिछले एक साल की। तो उसी संदर्भ में आज हम मई 2021 की इंडाइसेस और रिपोर्ट्स कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमने सैटरडे में परसों कम्युनिटी पोस्ट में टैब में पोस्ट किया था कि आपको किस विषय पर आगे आने वाले लेक्चर्स चाहिए, करंट अफेयर्स या मॉक टेस्ट। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स की डिमांड है, लगभग 80% स्टूडेंट्स की डिमांड करंट अफेयर्स को लेकर थी, लेकिन हम मॉक टेस्ट वाले जो 20% स्टूडेंट हैं उनको भी निराश ना करते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हम दोनों की डिमांड को फुलफिल कर देंगे। कि अब हम इस तरह सीरीज स्टार्ट करेंगे अपनी कि जो हम लेक्चर आपको करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराएंगे उसी पर बेस्ड हमारा अगला लेक्चर शाम 5 बजे आपको एमसीक्यू पर मिलेगा। जैसे कि अब हमारा ये जो लेक्चर है आज का मई 2021 की इंडाइसेस और रिपोर्ट्स पर, इसी पर बेस्ड हमारा 5 बजे जो लेक्चर आएगा वो इसी लेक्चर से हम एमसीक्यूज 10 बेस्ट पॉसिबल एमसीक्यूज हम फ्रेम करेंगे और उससे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों ही लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब आगे आने वाले हमारे सभी लेक्चर्स इसी फॉर्म में चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर से। आज के लेक्चर में हमें मेनली ये 5-6 टॉपिक्स देखने हैं, ये इंडेक्सेस देखनी है। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो आपको जैसे हमने बताया था पहले भी कि हमें रिपोर्ट्स में मेनली 3 या 4 चीज़ें याद रखनी होती है। पहले किस संस्था द्वारा जारी किया गया, उसका गोल क्या है, एम क्या है, पर्पस क्या है, तीसरा उसमें भारत की रैंक क्या है, और चौथा उसमें अगर कोई पैरामीटर्स पूछे गए हैं, बताए गए हैं कि किन पैरामीटर्स के आधार पर उस रिपोर्ट को बनाया जाता है या फ्रेम किया जाता है, तो वो पैरामीटर्स हमारे लिए यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी पहली रिपोर्ट से, वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021। देखिए किसके द्वारा जारी की जाती है, ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा यानी कि यूएन इकोसॉक द्वारा ये जारी की जाती है। इस रिपोर्ट को यूएन इकोसॉक द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग। ये वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 जारी करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से यही हो गया कि किसके द्वारा जारी की जाती है। अब इसमें लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य है कि संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना, यूनाइटेड नेशन की स्ट्रेटेजिक प्लान है, उसके तहत 2030 तक इस योजना को लागू करना है। और ये योजना लागू करने वाला यूएन जो है विश्व स्तर पर पहला असेसमेंट प्रोवाइड करा रहा है। इसका उद्देश्य है रिपोर्ट वनों को संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना 2030 को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का अवलोकन प्रदान करती है, यानी कि एक वर्क फ्रेम प्रोवाइड करती है। देखिए इसी पर बेस्ड हम इसी लेक्चर पर बेस्ड आपको आज का एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो आपके लिए एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस योजना में 6 वैश्विक वन लक्ष्य और उनसे जुड़े 26 संबद्ध लक्ष्य हैं, यानी कि एफिलिएटेड टारगेट्स हैं। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि मेन तो टारगेट 6 हैं और उनके सब टारगेट्स यानी कि उनको 6 टारगेट्स को 26 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। तो इस तरह इनके टारगेट बनाए गए हैं। अब इसमें वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट 2021 के निष्कर्ष क्या है कि विश्व वनीकरण को बहाली के माध्यम से वैश्विक वन क्षेत्र को बढ़ाना और उसमें प्रमुख प्रगति करना। अब इसके कुछ आउटकम्स और देख लेते हैं कि पहली बार संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना को 2017 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन फोरम में एक विशेष सत्र में अपनाया गया था। यानी कि ये जो आइडिया अपनाया गया था ये मेनली 2017 में अपनाया गया था और 2030 तक इसके लक्ष्यों को पूरा करने का इरादा किया गया था, लेकिन इसको फिर से अपडेट किया गया है। अब इस योजना में जैसे कि हमने पहले बताया कि 2030 तक 6 लक्ष्यों में 26 जो एफिलिएटेड टारगेट्स हैं, इसके जो टोटल 26 लक्ष्य हैं, यानी कि मेन तो टारगेट 6 हैं, उनके बाकी 26 एफिलिएटेड टारगेट्स हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 6 लक्ष्य हैं इसके, तो उनको 2030 तक कंप्लीट करना है। और ये सभी स्वैच्छिक प्रकृति के हैं, यानी कि वॉलंटरी बेसिस पर हर कंट्री को कुछ अपनी पॉलिसीज बनानी है, वो ये वॉलंटरी बेसिस पर है। यानी कि देखिए आपसे यूपीएससी स्टेटमेंट पूछ सकती है, यानी कि यूएन के द्वारा ये लक्ष्य जो बनाए गए हैं ये अनिवार्य रूप से लागू होंगे हर देश पर, यानी कि बाइंडिंग है। आपको पता ही होगा अगर आप यूपीएससी के आपने पहले एग्जाम दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको पता ही होगा यूपीएससी इस तरह का स्टेटमेंट जरूर दे देती है कि ये बाइंडिंग है, ये टारगेट्स या फिर वॉलंटरी है। तो इस तरह का स्टेटमेंट देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये जो टारगेट्स हैं ये हर कंट्री के लिए वॉलंटरी हैं, यानी कि कंट्री अपनी तरफ से पहल करेगी और इस तरह की पॉलिसीज बनाएगी कि जिससे फॉरेस्ट कवर उन कंट्रीज में बढ़ाया जा सके। इसमें 2030 तक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 2030 तक दुनिया भर में वन क्षेत्र को 3% बढ़ाने का लक्ष्य भी शामिल है।
यानी कि यहाँ से क्वेश्चन अगर इस इंडेक्स से क्वेश्चन आएगा तो ये आपको टारगेट जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि वन क्षेत्र बढ़ाने का पूरे विश्व में 3% बढ़ाने का टारगेट रखा गया है 2030 तक, और ये जो 3% एरिया है वो कितना होगा, 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि होगी, जो फ्रांस के आकार के दुगने से अधिक का क्षेत्र है। अगला इंडेक्स है हमारा ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट। अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जारी की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है। तो आपसे इस तरह का स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि साल में 2 बार आयोजित की जाती है या प्रकाशित की जाती है, या 2 साल में 1 बार प्रकाशित की जाती है। तो नहीं, ये वार्षिक रिपोर्ट है, यानी कि एनुअल बेसिस पर 1 बार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रुझानों में बढ़ोतरी, सड़क परिवहन क्षेत्र में विद्युतीकरण के लिए ये ड्राइवर्स बनाता है। भारत के लिए जो इसने निष्कर्ष बताए हैं, इसमें बताया गया है कि भारत की बिक्री का 30% से अधिक 2030 तक इलेक्ट्रिक होगा। यानी कि इस इंडेक्स में ये बताया गया है, ये निष्कर्ष फाइंडिंग्स आई है कि 2030 तक जो भारत की नई जितने भी सेल होगी, जितने भी नए व्हीकल्स की सेल होगी, उसमें 30% शेयर जो होगा, यानी कि 30% सेल जो होगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होगी। यानी कि अगर 100 यूनिट्स व्हीकल्स बिकेंगे 2030 तक भारत में, तो उसमें से 30 व्हीकल जो होंगे वो कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रिक होंगे। तो जिस तरह से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोग्रेस देखी जा रही है, उसके आधार पर इस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आई हैं। तो इसके बारे में कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर या व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पर जो 2 योजनाएं हैं, फेम 1 और फेम 2, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। फेम 2 योजना क्या है, ये 1 अप्रैल 2015 से इसको लागू किया जाना था 10,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ। फेम 2 परियोजना 1 अप्रैल 2019 से 3 साल की अवधि के लिए लागू हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, फेम 2 योजना 2019 से कब तक के लिए लागू है, 2022 तक के लिए लागू है। आगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1974 में OECD ढांचे के फ्रेमवर्क के तहत, यानी कि OECD ढांचे के फ्रेमवर्क के तहत एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है, अपने सदस्य देशों और उससे आगे के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना। अपने जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए विश्वसनीय, रिलायबल, सस्ती, अफोर्डेबल और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी सुनिश्चित करना। अब इसके फोकस क्षेत्र क्या है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो 4 फोकस क्षेत्र हैं कौन कौन से, पहला है एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तीसरा है पर्यावरण जागरूकता, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और चौथा है दुनिया भर में जुड़ाव, इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। अब इसके 30 सदस्य और 8 संघ देश हैं, यानी कि 8 यूनियन कंट्रीज हैं और 30 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। भारत 2017 में एक सहयोगी सदस्य बना और सचिवालय इसका क्या है, कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। तो भारत इसका सहयोगी सदस्य है। 2017 में भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अगला इंडेक्स है हमारा एशियाई विकास आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। इसके द्वारा जारी किया जाता है, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि एशियाई विकास बैंक द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये एशियाई विकास बैंक के विकासशील सदस्य देशों पर वार्षिक आर्थिक रिपोर्टों की एक श्रृंखला है। यानी कि ये एनुअल रिपोर्ट्स की क्या है, ये सीरीज है। किन पर, जितने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य राष्ट्र हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, विकासशील देश हैं, उन पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पर एक एनुअल रिपोर्ट सीरीज है। ये एशिया के विकासशील देशों में आर्थिक और विकास के मुद्दों का विश्लेषण करता है। ये क्या एनालिसिस करता है, ये एशिया के, स्पेशली देखिए यहाँ पर मेंशन है ये कीवर्ड एशिया के विकासशील डेवलपिंग नेशंस में इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल इश्यूज का एनालिसिस करता है। अब भारत के संदर्भ में क्या प्रमुख बिंदु हैं, इसके ने भारत की जो जीडीपी है उसके संदर्भ में ये बताया है, ये रिपोर्ट दी है कि 2021 से 22 के फाइनेंशियल ईयर में भारत जो है 11% की यहाँ ग्रोथ में की वापसी करेगा, यानी कि ग्रोथ यहाँ पर देखी जाने की संभावना है। और साथ ही साथ 2022-23 में इसकी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो इसने अनुमानित कितनी की है, कितनी प्रोडिक्शन की है 2022-23 के लिए 7% का अनुमान लगाया है एडीबी ने। दूसरे अग्रिम अनुमान के वित्त वर्ष 2020-21 में अर्थव्यवस्था के 8% तक अनुबंधित होने की उम्मीद है। यानी कि इसने 2021-22 में देखिए डायरेक्ट रिपोर्ट से पूछ लिया जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने या आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2021-22 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो कितनी अनुमानित की है या प्रिडिक्शन कितनी की है। तो इसने कितनी की है आपकी एडीबी ने 11% की उम्मीद जताई है भारत की जीडीपी ग्रोथ में।
एशियाई विकास बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर कब? 1966 में। एडीबी को विश्व बैंक पर बारीकी से तैयार किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सदस्य 68 सदस्य हैं और भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है, यानी कि भारत एक फाउंडिंग मेंबर है। ये चीज भी याद रखिए, फाउंडिंग मेंबर है। एडीबी का आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक है। उद्देश्य क्या है? एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। एशिया पैसिफिक रीजन में एशिया में सामाजिक यानी कि आपका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। अब 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारक कौन कौन से थे? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों पहले नंबर पे 15.6% इनका शेयर था। यानी कि आपके जापान और यूएसए का शेयर कितना है? 15.6% सबसे ज्यादा। उसके बाद चाइना का 6.4%। उसके बाद इंडिया का कितना है? 6.3%। इंडिया तीसरे नंबर पर है और इंडिया चौथे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया 5वें नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया का कितना शेयर है? 5.8% शेयर ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये एशिया पैसिफिक रीजन में ये जो राष्ट्र हैं एडीबी से जुड़े हुए, उनमें सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो जापान और दूसरे नंबर पे जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों 15.6 के साथ पहले नंबर पे हैं। उसके बाद चाइना, फिर भारत। अगर आप टेक्निकल देखें तो टेक्निकली ये तीसरे नंबर पर है भारत। अगला हमारा सूचकांक है, अगला इंडेक्स है वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2021, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। किसके द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, GNAFC द्वारा वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट जारी की जाती है। जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस है किसके द्वारा की जाती है? जारी ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस द्वारा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसमें 55 देशों पर रिपोर्ट बनाई गई है। अब इन 55 देशों में जो इकोनॉमी है वो 55 देश, ये 97% इकोनॉमी को जीडीपी, इनकी टोटल वर्ल्ड की जीडीपी का 97% इन्हीं 55 देशों में है। अब इस रिपोर्ट में खाद्य संकट के प्रति संवेदनशील देशों में तीव्र खाद्य सुरक्षा और कुपोषण की स्थिति को दर्शाया गया है। यानी कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है जो भी डेवलप या डेवलपिंग नेशन है या अंडर डेवलप्ड नेशन है, उनमें जो फूड की जो सिक्योरिटी है, फूड इनसिक्योरिटी या फिर माल न्यूट्रिशन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ गई है। तो उस बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या है? 2020 में 155 मिलियन से अधिक लोगों ने तीव्र या एक्यूट फूड क्राइसिस का सामना किया और 2019 की तुलना में ये 20 मिलियन की वृद्धि है। यानी कि 2019 में कितने थे? 2019 में जो फूड क्राइसिस से पीड़ित लोग थे वो 135 मिलियन के आसपास थे, लेकिन वहीं 2020 में ये बढ़कर कितने हो गए? 20 मिलियन की वृद्धि हो गई, 155 मिलियन हो गए। अब तीव्र खाद्य संकट के स्तर वाले 2/3 लोग 10 देशों में थे। यानी कि जितना भी खाद्य संकट ऑल ओवर वर्ल्ड देखा गया है, यानी कि जितने भी लोग फूड क्राइसिस से पीड़ित हैं या माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसका 2/3 केवल इन 10 देशों में है। कौन कौन से हैं? वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि मोस्टली वो अफ्रीकन नेशन से, जैसे कि कांगो, यमन तो आपका एशियन कंट्रीज है अरब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर अफगानिस्तान, ये भी आपका एशियन कंट्रीज आ जाएगा। बाकी आपका सीरिया भी एशियन है। उसके अलावा सूडान, उत्तरी नाइजीरिया, इथियोपिया, दक्षिण सूडान, जिम्बाब्वे और हैती, ये आपके 3 कंट्रीज अगर छोड़ दे 4 कंट्रीज, उसके अलावा सारे ही कंट्रीज आपको कहाँ के देखने को मिलेंगे? अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे। बाकी जो एशियन कंट्रीज देखने को मिलेंगे वो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है या फिर जहां पर बहुत ज्यादा टेररिज्म की, आतंकवाद की समस्या है। तो आप आसानी से गैस कर सकते हैं क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन पेपर में भी, कि किस तरह आप एलिमिनेशन के थ्रू भी ये इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि खाद्य संकट से जुड़े जो देश हैं वो ज्यादातर या तो अफ्रीकन कंट्रीज के हैं या फिर एशिया की ऐसी कंट्रीज जो आपने देखा ही होगा जहां पर सबसे ज्यादा वॉर चलती रहती है, वॉर क्राइम होते रहते हैं, आतंकवाद से जूझती रहती है। जैसे कि अफगानिस्तान देख सकते हैं, आप यमन देख सकते हैं, आप फिलिस्तीन देख सकते हैं, यानी कि इजराइल देख सकते हैं। इजराइल में तो नहीं होगा, जो फिलिस्तीन का पार्ट है वहां पर आपको इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसी तरह सीरिया है, सीरिया में भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी कंट्रीज बाकी एशिया की हैं। इसमें आगे है खाद्य संकट के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क, यानी कि ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं जो संस्था ये रिपोर्ट जारी करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में की गई थी। अब इसे संयुक्त रूप से किसके द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास के लिए यूरोपियन आयोग, यूरोपियन कमीशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन यानी कि यूएन का FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP द्वारा, इन 3 संस्थाओं द्वारा इस संस्था को बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? ये खाद्य संकट के मूल कारणों से निपटने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता से का संगठन है। इसका उद्देश्य ज्ञान और विश्लेषण के साझाकरण और मजबूत समन्वय के माध्यम से खाद्य संकट से निपटना है। अगली न्यूज है हमारी, अगला हमारा इंडेक्स है
विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये खाद्य और कृषि संगठन यानी कि आपका विश्व खाद्य संगठन द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन जिसको वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। अब ये 1996 से जारी किया जाता है। वैश्विक कृषि जिन्स बाजारों में विकास की निगरानी से में मदद करने के लिए सार्वजनिक वस्तु के रूप में इसे पेश किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? सूचकांक जो है, ये इंडेक्स है, ये खाद्य वस्तुओं यानी कि जितने भी फूड आइटम्स है, फूड आइटम्स की जो बास्केट होती है उसकी अंतरराष्ट्रीय जो प्राइसेस है, इंटरनेशनल प्राइसेस की मंथली फ्लक्चुएशन को देखता है। देखिए मंथली फ्लक्चुएशन की ये जांच करता है या असेसमेंट करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि ये रिपोर्ट किस तरह जारी की जाती है? ये मंथली बेसिस पर इंटरनेशनल मार्केट में फूड आइटम्स में मंथली जो चेंजेस आ रहे हैं, उन मंथली चेंजेस को के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करता है। अब इसमें 5 कमोडिटी समूह मूल्य सूचकांक का औसत शामिल होता है, यानी कि इसमें टोटल 5 इसेंशियल कमोडिटीज होती है, जैसे अनाज, सब्जी, डेयरी, मांस और चीनी। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी होती है? अनाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स, फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स, और उसके बाद मांस यानी कि मीट, और उसके बाद आपका चीनी यानी कि शुगर। ये पांच इसमें क्या होते हैं? इन 5 बिंदुओं के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और ये कब कैसे जारी की जाती है? मंथली बेसिस पर। ये मंथली बेसिस पर ये फ्लक्चुएशन फूड कम्युनिटीज में देखता है। और सूचकांक का आधार क्या है? 2014 से 2016। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2014 से 16 इसका आधार वर्ष है। अगला हमारा इंडेक्स है प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि आपको पता होगा रेमिटेंसेस से क्वेश्चन जरूर आता है। अभी हाल ही में जो कल संडे में जो यूपी के अंदर जीआई से लेक्चरर का एग्जाम हुआ है, उसमें जीएस से भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, रेमिटेंसेस से भी क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी आपके एफडीआई इनफ्लो से भी क्वेश्चन आते हैं। तो विश्व बैंक, ये किसके द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट? सबसे पहले तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रवासन और विकास रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसको वर्ल्ड बैंक का कौन सा विभाग जारी करता है? देखिए आपके लिए विभाग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड बैंक का एक विभाग है रिपोर्ट माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डीईसी द्वारा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और ये विभाग वर्ल्ड बैंक का एक विभाग है जो विश्व बैंक की प्रमुख अनुसंधान और डेटा शाखा है। ये रिपोर्ट साल में 2 बार यानी कि हर आपको सेमेस्टर वाइज ये रिपोर्ट जारी की जाती है। हर 6 मंथ में ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब इसका लक्ष्य क्या है? रिपोर्ट का उद्देश्य पिछले 6 महीनों में प्रवास और प्रेक्षण, देखिए आपको पता ही है, हमने अभी बताया कि ये हर 6 महीने में जारी की जाती है। तो जाहिर सी बात है ये हर 6 महीने में क्या देखता है? पिछले 6 महीनों का प्रवास का, माइग्रेशन और रेमिटेंसेस की रिपोर्ट्स ये देखता है और उससे संबंधित नीतियों के क्षेत्र में प्रमुख विकास पर एक अपडेट प्रदान करता है। ये रिपोर्ट विकासशील देशों के प्रेक्षण प्रवाह यानी कि रेमिटेंसेस फ्लो, रेमिटेंस जो आते हैं बाहर से दूसरे देशों में जो डॉलर में कमाई होती है, उस फ्लो का ये अनुमान प्रदान करता है। अब भारत से संबंधित निष्कर्ष क्या है? यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भारत 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का देश बन गया है। यानी कि ये बन गया है, बल्कि हर साल भारत को ही सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस प्राप्त होते हैं दुनिया के अंदर। अब भारत के बाद यानी कि इंडिया के बाद कौन है? इंडिया के बाद जो है वो आपका चाइना है। चाइना के बाद आपका मैक्सिको। यह क्रम भी आपको पता होना चाहिए, लगभग 5 तक का आपको क्रम पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंडिया को रेमिटेंस प्राप्त हुए हैं 2020 में। उसके बाद किसको प्राप्त हुए हैं? उसके बाद प्राप्त हुआ है चाइना को। चाइना के बाद प्राप्त हुआ है आपका मैक्सिको। उसके बाद मैक्सिको के बाद आपका फिलीपींस, और देखिए फिलीपींस बहुत नीचे आ गया है इस बार। और उसके बाद फिलीपींस के बाद आपका पाकिस्तान को रेमिटेंसेस 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा प्राप्त हुए। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं तो फ्रांस है, फिर फ्रांस के बाद आपको बांग्लादेश मिलेगा। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर रेमिटेंस उन कंट्रीज में जा रहा है, इनफ्लो उन कंट्रीज में हो रहा है जहां पर जो या मैक्सिमम ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग नेशंस हैं। देखिए वैसे तो चाइना को टेक्निकली डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए, उसको डेवलप्ड नेशन माना जाता है, लेकिन अभी तक फिलहाल वो डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में ही आता है इंटरनेशनली यूएन के अकॉर्डिंग। अभी उसको चाइना को डेवलपिंग नेशंस में ही रखा गया है, जबकि चाइना सही मायनों में देखा जाए तो चाइना एक डेवलप्ड नेशन है। तो अगर आप इसका संदर्भ में देखें, यूएन के संदर्भ में, क्योंकि हम यूएन को ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मान के चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं वहां इनफ्लो जो हो रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही हो रहा है। देखिए इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज है, चाइना दुनिया की नजर यूएन इंटरनेशनल लेवल पर
डेवलपिंग कंट्रीज है, फिर मैक्सिको डेवलपिंग कंट्रीज है, फिलीपीन डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अब यहाँ पर खाली एक फ्रांस ही है जो आपका डेवलप कंट्रीज है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर डेवलपिंग कंट्री है। तो ज्यादातर जो रेमिटेंस आते हैं वो इनफ्लो जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, और आउटफ्लो कहां से ज्यादा होता है? डेवलप्ड कंट्रीज से ज्यादा होता है। अब भारत के प्रेक्षण, भारत को 2020 में $83 बिलियन से अधिक के रेमिटेंसेस प्राप्त हुए हैं। अब 2020 में भारत के प्रेषण में यानी कि रेमिटेंसेस में 0.2% की गिरावट आई है। ये क्यों, किस वजह से आई है? संयुक्त अरब अमीरात के प्रेक्षण में यानी कि रेमिटेंसेस में 17% गिरावट के कारण ये गिरावट आई, लेकिन इसकी कमी किसने पूरी कर दी? भारत के लिए अमेरिका ने इसकी कमी पूरी कर दी। अमेरिका से इस बार ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त हो गए हैं, तो इसलिए वो जो कमी है, वो जो गैप है वो फुलफिल हो गया। 2020 में भारत से प्रेक्षण बहिर्वाह, अब ये है रेमिटेंस आउटफ्लो। रेमिटेंस आउटफ्लो जो भारत से हुआ है वो $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है कुल। 2019 में कितना था? $7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब प्रेक्षण रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस वो धन है, वो मनी है जो आमतौर पर किसी अन्य देश में किसी व्यक्ति को भेजा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ का, आपके परिवार का कोई सदस्य IIT से इंजीनियरिंग करने के बाद नासा में काम करने लगता है, अमेरिका में नासा में काम करने लगता है। अब वो जाहिर सी बात है वहां पर उनकी जो अर्निंग होगी या उनकी जो सैलरी होगी वो डॉलर में होगी, और या किसी भी अदर करेंसीज में होगी। तो वो जब वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अपने आपके घर पर पैसा भेजेंगे तो वो पैसा किस फॉर्म में आएगा? वो डॉलर के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह डॉलर का इनफ्लो होता है कंट्री में, और वो RBI के पास आएगा। RBI उसको कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में रुपया, उतने ही कीमत का रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो प्रेषक जो होता है यानी कि भेजने वाला, रेमिटेंस भेजने वाला कौन होता है? एक अप्रवासी होता है, इमिग्रेंट होता है, और प्राप्त करता है एक रिश्तेदार घर वापस। जैसे कि आप जिस रिश्तेदार हैं, आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपके घर जो आ रहा है तो आप उसके रिश्तेदार हैं। तो इस तरह से ही बताया गया है डिटेल में। प्रेक्षण कम आय वाले और विकासशील देशों में लोगों के लिए आय के सबसे बड़े स्रोतों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला इंडेक्स है हमारा और लास्ट इंडेक्स आज का, व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। इसने क्या किया है? 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी से संबंधित रिपोर्ट बनाई है और मानदंडों को अधिसूचित करते हुए एक परिपत्र जारी किया है। अब इसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड क्या है? यह मौजूदा व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट की जगह लेगा, यानी कि पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट सेबी के द्वारा जारी की जाती थी, उसकी जगह पर अब इस रिपोर्ट को बनाया गया है। देखिए ये इसी साल से शुरू हुई है, इसलिए ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी वाले सेक्शन में और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसको इस बार रट लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये भारत की संस्था द्वारा जारी की जा रही है। दूसरी चीज ये नई शुरू की गई है इस बार से, इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की जगह ली है और ये सेबी द्वारा जारी की जाती है। सेबी हमारे यहाँ बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसलिए ये रिपोर्ट पता होनी चाहिए। सतत रिपोर्टिंग पर्यावरण यानी कि सस्टेनेबल रिपोर्टिंग एनवायरनमेंट, सामाजिक और शासन ECG, सामाजिक और शासन लक्ष्यों का प्रकटीकरण इस और संचार, इस रिपोर्ट के जो पैरामीटर्स हैं इसमें ECG लक्ष्यों की दिशा में कंपनी की प्रगति भी शामिल है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये जो रिपोर्ट है BRSR क्या है? ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट BRSR, ये रिपोर्ट व्यवसायों और नियामक वित्तीय अनुपालनों के परे जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसमें कुछ बताया गया है इसके बारे में। ये ESG का एक समलोकन करने की व्यवस्था प्रदान करेगी। इसके बाद जो इसकी प्रायोजिता है क्या है? एप्लीकेबिलिटी, ये शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं जो आपकी सेबी द्वारा रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं स्टॉक मार्केट में, उनके वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वैच्छिक होगी। देखिए ये जो होगी इसमें रिपोर्ट में उसको अपने आप को मेंशन कराना, अपनी कंपनी को मेंशन कराना, जो 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं हैं स्टॉक मार्केट में, सेबी द्वारा लिस्टेड स्टॉक मार्केट में जो 1000 संस्थाएं हैं उनके द्वारा 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के लिए तो ये स्वैच्छिक होगी, वॉलंटरी होगी, लेकिन 2022-23 से ये क्या होगी? ये रिपोर्ट उनके लिए कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी। सूचीबद्ध इकाई लिस्टेड एंटिटी कौन सी होती है? ये एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयरों को कारोबार एक आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, यानी कि ये लिस्टेड है सेबी द्वारा। बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? ये कुछ आपकी स्टॉक मार्केट से संबंधित ये कुछ डेफिनेशन है। ये कंपनी के स्टॉक के बकाया शेयरों के कुल बाजार मूल्य को दर्शाता है। इसकी गणना कंपनी के बकाया शेयरों की कुल संख्या को एक शेयर के मौजूदा बाजार मूल्य से गुणा करके की जाती है।
तो ये आज के लेक्चर में आपने देखा मई 2021 की रिपोर्ट और इंडाइसेस। आज शाम को 5 बजे हमारा इसी लेक्चर पर बेस्ड एमसीक्यू का सेशन आएगा, उसे भी देखना ना भूलिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम ज्योग्राफी का आपको नेक्स्ट लेक्चर कराएंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड हम करंट अफेयर्स का आपको कल शाम में लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।